मसीही का तमाम ये कंबोधिलाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9 और हफ्ते के आखिरी मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। मेरे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। आज कौन सी बड़ी खबर लेकर आए हैं सर हम? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। सप्ताह के इस आखिरी दिन हमारे पास चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है जो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वो मानसून को लेकर है। मानसून को लेकर कुछ अनुमान बदल रहे हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मानसून की आमद या मानसून के पहुंचने में आखिर देरी की वजहें क्या है और इसका क्या असर होने वाला है। और इसके अलावा कई और ज़रूरी और बड़ी खबरें हैं और मानसून से ही सीधे रिश्ता जुड़ता है भारत की आर्थिक विकास दर का। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर की एजेंसियां भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान क्यों घटा रही हैं। यानी आज बात तरक्की से मानसून तक सबकी होगी। और कौन से मुद्दे होंगे आज चर्चा में शामिल, उसके लिए देखिए ऑन द शो। तो शुरुआत आज होगी रूस से। पुतिन ऐसे कर रहे हैं पश्चिमी देशों को ब्लैकमेल, क्यों घट रहे हैं भारत की तरक्की के अनुमान, मांग को खा रही है महंगाई, इस पर चर्चा होगी। सरकार को अब बैंकों का सहारा, कैसे है ये सहारा, ये अंशुमान सर से जानेंगे। कब थमेगी शेयर बाजार की गिरावट और कहीं मॉनसून चिंता ना बढ़ा दे, इस पर चर्चा होगी विस्तार से। और हम आपके लिए एक खास एक्सपर्ट को भी लेकर आए हैं जो आपको मॉनसून की पूरी जानकारी मुहैया कराएंगे। शुरुआत रूस से। अमेरिका और यूरोप के आर्थिक प्रतिबंधों की मार से बचने के लिए रूस ने अपने यहाँ ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी की थी अब उसे वापस ले रहा है। प्रतिबंधों की पहली खेप के बाद रूस ने ब्याज दरों को बढ़ाकर 20% कर दिया था। फिर अप्रैल में उन्हें घटाकर 14% कर दिया गया। अब उसको घटाकर 11% के स्तर पर लाया जा रहा है। इस बीच रूस ने यूरोप के देशों को ब्लैक सी रूट को पूरी तरह खोलने के लिए कहा है। रूस ने कहा है कि ब्लैक सी रूट को उसके गेहूं के लिए नहीं खोला गया तो अफ्रीका में भुखमरी जैसी स्थिति बन सकती है। यूरोप के देश रूस के इस बयान को धमकी के तौर पर देख रहे हैं। सर, दो बड़ी खबरें हैं। पहली, ब्याज दरें गिर रही हैं और घटाई जा रही हैं, और दूसरी एक तरीके से धमकी कह लीजिए, ब्लैकमेल कह लीजिए कि भैया प्रतिबंध हटा दो तो गेहूं मिलेगा। पहली खबर पर आपकी टिप्पणी, ब्याज दरें घटी, इसका क्या असर होगा? पुतिन ने दुनिया के बाजारों को चौंका दिया है शुभम, क्योंकि पुतिन ने अभी तक रशियन अर्थव्यवस्था के सपोर्ट के लिए या रशियन अर्थव्यवस्था के को संकट में फंसे होने के कारण ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी और अचानक 300 बेसिस पॉइंट की कट कर दिया। बाजार इसे इस तरह से ले रहा है कि पुतिन चूंकि युद्ध में फंसी हुई अर्थव्यवस्था है, महंगाई करीब 17-18% के आसपास है। पुतिन ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि नई अर्थव्यवस्था के भीतर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ग्रोथ को सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए हम ब्याज दरों में कमी कर रहे हैं ताकि बाजार में पूंजी का प्रभाव बेहतर हो सके। और इस पूरे आकलन के पीछे सिर्फ एक ही चीज है, वो रूबल की मजबूती, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा भी की थी कि रूबल की मजबूती। और जो सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया ने है उसने अपने स्टेटमेंट में भी जो बात कही है उसमें मुख्य रूप से उसने इसको आधार बनाया है कि रूसी मुद्रा की स्टेबिलिटी को लेकर, यानी स्थिरता को लेकर जो जोखिम है वो कम हो गए हैं, रूबल रिकवर कर रहा है। वजह उन्होंने इसकी नहीं बताई, लेकिन वजह यह है कि दुनिया से तेल और गैस का पैसा रूस को पहुंच रहा है और इसलिए अर्थव्यवस्था को सपोर्ट के लिए ब्याज दरें कम करना जरूरी है ताकि कर्ज सस्ता हो सके। अब यहां एक बड़ा अंतर्विरोध और कंट्राडिक्शन है। पैराडॉक्स ये है कि महंगाई की दर 17.5% 18% के आसपास है रूस में इस समय, उसके बाद भी ब्याज दरों में कमी की जा रही है, जो कि नॉर्मली स्थापित मौद्रिक व्यवस्था का बिल्कुल उल्टा है कि जब आपकी महंगाई दर बढ़ रही हो उस समय ब्याज दरों में कमी करने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। लेकिन सेंट्रल बैंक के बयान को, अगर रशियन सेंट्रल बैंक के बयान को आप खोलकर पढ़ने की कोशिश करें तो वो ये संकेत दे रहा है कि महंगाई की समस्या रूबल की अस्थिरता के कारण आई थी और उस स्थिरता की वजह से अब ब्याज दरों में कमी की जा रही है। ये एक किस्म का उत्साह भरने की कोशिश है और दुनिया को दिखाने की भी कोशिश है पुतिन की कि युद्ध के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था मजबूत है, अभी हिली नहीं है और उसमें ग्रोथ की वापसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सर, दूसरी खबर पर आपका टेक, जहां उन्होंने बोला है कि भाई प्रतिबंध हटाओ गेहूं लो, क्या ये मतलब एक रणनीति है किसी तरीके से प्रतिबंध हटवाने की अपने ऊपर से? हाँ, ये चीज़ ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। हमने शायद पिछले किसी मनी सेंट्रल में शुभम चर्चा की थी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये कहा है कि रूस को विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए जो अनाज की आपूर्ति होती है उसके लिए रूस के बंदरगाह खोलने चाहिए। माना जा रहा है कि पुतिन इसी आधार पर दुनिया के देशों को ये जवाब दे रहे हैं कि अगर वो चाहते हैं कि अफ्रीका के देशों में अनाज पहुँचे तो उन्हें
रूस से प्रतिबंध हटाने चाहिए, क्योंकि अफ्रीका के देशों को जाने वाला जो अनाज है वो जो सी ऑफ अजोब है यानी अजोब सागर और ब्लैक सी के बंदरगाहों से मूव करता है और फिर वो बॉस्फोरस स्ट्रेट से होते हुए अफ्रीका और इजिप्ट तक जाता है। रूस और यूक्रेन अफ्रीका के उस हिस्से का सबसे बड़ा गेहूं सप्लायर है। पुतिन का दबाव ये है, उसे आप ब्लैकमेल भी कह सकते हैं, कई सारे देश पश्चिम के देश से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि पुतिन अफ्रीका के देशों को भूखमरी की स्थिति में पहुंचाकर प्रतिबंध हटवाने के लिए इस तरीके का ब्लैकमेल भी करने की कोशिश करेंगे, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि अगर ये बंदरगाहों से अनाज की सप्लाई नहीं शुरू हुई तो अफ्रीका के देशों में अनाज की किल्लत और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, ये दोनों ही खबरें रूस से थी, महत्वपूर्ण थी, आप तक पहुंच गई। अगली खबर भारत के तरक्की के अनुमान से जुड़ी। बढ़ती महंगाई के बीच अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक विकास के मोर्चे पर अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। एक के बाद एक एजेंसी ग्रोथ अनुमान में कटौती कर रही है। वित्तीय सेवाएं देने वाली अमेरिकी एजेंसी मूडीज का अनुमान है कि 2022 कैलेंडर ईयर में यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक भारत की आर्थिक विकास दर 8.8% रहेगी। पहले यह अनुमान 9.1% का था। इसके अलावा लंदन के बैंक बार्कलेज का अनुमान है कि अगली पॉलिसी समीक्षा में रिजर्व बैंक नीतिगत दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। पिछली बार 40 की थी, अनुमान अगला है कि अगले में तो ये 50 बेसिस पॉइंट की हो सकती है। साथ ही ये अनुमान भी है कि आरबीआई वित्त वर्ष 2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 7.2% से घटाकर 7% कर सकता है। एक और अहम बात जो बार्कलेज ने अपनी रिपोर्ट में कही है वह महंगाई से जुड़ी है। बार्कलेज का मानना है कि आरबीआई महंगाई का लक्ष्य 6.2% से 6.5% के बीच रख सकता है, जो निश्चित तौर पर आरबीआई के जो बैंड है 2 से 6% का 6% की ऊपरी सीमा है, ऊपरी बैंड है, उससे ज़्यादा होगा। इधर देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अर्थशास्त्री ये अनुमान लगा रहे हैं कि चौथी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 2.5 से 2.9% के बीच रह सकती है। ये 31 मई को एनएसएसओ ने जो अनुमान दिया था 4.8% का, उससे लगभग आधा है। सर, चारों तरफ अगर आप देखें, कोई कैलेंडर ईयर, कोई वित्त वर्ष, कोई एक तिमाही, लेकिन सब एक सुर में ये बोल रहे हैं कि भारत की आर्थिक विकास दर घटेगी। क्यों सबको ये ग्रोथ जो है वो घटती दिख रही है? कई सारे स्पष्ट कारण हैं शुभम। महंगाई उसका एक बड़ा कारण है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण है कि जो ग्रोथ के अलग अलग आकलन आ रहे हैं उसमें बहुत सारे आंकड़े हमारे सामने बिखर गए हैं। हमें उन्हें थोड़ा खोलकर और संभाल कर देखने की ज़रूरत है कि आकलन हमें बता क्या रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर कुछ आकलन साल की आखिरी तिमाही के हैं, वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के हैं, जो कैलेंडर ईयर की पहली तिमाही होती है। ये फ़र्क समझना ज़रूरी, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च की जो तिमाही उसके आकलन है, और कुछ आकलन पूरे साल के और कैलेंडर ईयर के और अगले साल के यानी वित्त वर्ष 2023 के हैं। अब इन दोनों आकलनों को जब आप एक साथ मिलाएं और पिछला जो बीत गया है उस रोशनी में देखें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनवरी, फरवरी, मार्च का जो क्वार्टर है उसे लेकर हमें अनुमानों में शुभम में बहुत लंबा गैप दिखता है। सरकार का आकलन 4.5% का है, जो औसत अनुमान आ रहे हैं वो 4% के हैं, और एसबीआई ने उसे 2.7% कर दिया है। अब ये तीनों ही अनुमान आमतौर पर एक चीज की तरफ इंगित करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ये तीसरी तिमाही होगी पिछले साल में जहां पर भारत की आर्थिक विकास दर में कंसिस्टेंटली गिरावट दिखाई दे रही होगी। अब अगर आप इसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स में माने और इसी दौरान आप ये देखने की कोशिश करें कि भारत की महंगाई दर कैसी है, तो स्टैगफ्लेशन का सिनेरियो बनता दिखाई देता है। तो अगर आप अलग अलग अनुमानों को एक साथ मिलाएं तो यह माना जा सकता है कि एसबीआई 2.7% कह रहा है और सरकार 4.5% कह रही है, कुछ लोग 4% कह रहे हैं। नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च की तिमाही, जिस तिमाही में सबसे ज़्यादा ग्रोथ वापस लौटने की उम्मीद थी, ये माना जा रहा था चीज़ें बेहतर होंगी, उस एक तिमाही में चीज़ें खराब हुई हैं, बेहतर नहीं हुई हैं आर्थिक विकास दर के दृष्टि पे। तो यहाँ विकास दर कहीं ना कहीं 3% से 4% के बीच टिक सकती है, और इसका असर आपको पिछले पूरे साल की आर्थिक विकास दर पर दिखाई देगा। यानी पहला जो टॉप लाइन संकेत है वो ये कि पिछले वित्त वर्ष में यानी 2021-22 के वित्त वर्ष में जब भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से रिकवरी दिखानी थी, रिकवरी उतनी तेज नहीं आई है पिछले साल जिसका अनुमान हमें किया गया था। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके कारण महंगाई है, इसके कारण सप्लाई चेन की क्राइसिस है, पहली चीज। अब यहाँ से अगला क्वार्टर शुरू होता है जिसके बीच में हम बैठे हुए हैं, जिसके अभी इस क्वार्टर के अनुमान आना शुरू नहीं हुए। इस सेट पर, इस बैकड्रॉप पर, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 के बैकड्रॉप पर जो अप्रैल, मई, जून का क्वार्टर होगा हमारे सामने, इसके अनुमानों को लेकर अब ज्यादा चिंता है, क्योंकि इसी तिमाही में 4 बड़े काम हुए। इसी तिमाही में भारत की महंगाई दर 7%, 7.5% से ऊपर पहुंच गई। इसी तिमाही में भारत में हर चीज की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, और इसी तिमाही में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की शुरुआत की। तो अब अगर आप 2 तिमाही का यानी 6 महीने का दौर
दौर देखें तो वो 6 महीने का दौर भारतीय अर्थव्यवस्था की के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। और अगर ये तिमाही जिसमें हम आज हैं, जनवरी, अप्रैल, मई, जून की तिमाही, अगर इसमें आर्थिक विकास दर 2.7 या 3% के आसपास रहती है तो ये साल फिर 6% और उससे नीचे की आर्थिक विकास दर पर जाकर खत्म होगा। इस बात के संकेत शुरुआत से आप ले सकते हैं। ये इन आंकड़ों का फलित है जो हमें दिखाई देता है। अंशुमान सर की पूरे जवाब में जो केंद्र में थी वो थी महंगाई की। बढ़ती महंगाई चिंता का विषय है। बढ़ती महंगाई मांग को भी खा रही है। इसके संकेत मोबाइल, टीवी और रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनियों की ओर से घटाए गए प्रोडक्शन टारगेट से भी मिल रहे हैं। कंपनियों ने जुलाई तक के लिए अपने प्रोडक्शन टारगेट को घटाना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी मोबाइल कंपनियां अपने प्रोडक्शन प्लान को कम कर रही हैं और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां इस पर विचार कर रही हैं। प्रोडक्शन में कमी महंगाई की वजह से टूटती डिमांड के कारण की जा रही है। सर, महंगाई का नया गाइडेंस आना है आरबीआई का अगली पॉलिसी समीक्षा में। अभी हाल में जो साक्षात्कार दिया रिजर्व बैंक गवर्नर ने, उसमें उन्होंने कहा कि हम रोज बैठ रहे हैं, रोज ड्राइंग बोर्ड पर बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं और अगले पॉलिसी में हम महंगाई का नया अनुमान देंगे। क्यों इतना अहम है महंगाई का अगला अनुमान जो आने वाला है और उसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा देखने योग्य होगी? शुभम, महंगाई का अनुमान क्यों इतना अहम है? जो बात आपने इससे पहले बताई, महंगाई का अनुमान इसलिए अहम है क्योंकि भारत में महंगाई जो मौजूदा डिमांड है उसको भी खत्म कर रही है और ये आकलन रिजर्व बैंक इसकी अनदेखी नहीं कर सकता, रिजर्व बैंक इससे बाईपास नहीं कर सकता। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि तकनीकी तौर पर और व्यवहारिक रूप से भी रिजर्व बैंक का महंगाई का जो नया आकलन है वो क्यों महत्वपूर्ण होता है कि उसके आधार पर भारत में ब्याज दरें तय होती हैं। कोई भी देश का केंद्रीय बैंक महंगाई की जिस दर को सहनीय मानता है उस हिसाब से वो ब्याज दरों में कमी करता है या बढ़ोतरी करता है। अब यहाँ ब्याज दरों में बढ़ोतरी 6% की महंगाई दर के आधार पर हुई। 4 से 6% का जो बैंड रिजर्व बैंक ने रखा है। अगर रिजर्व बैंक इस महंगाई दर के आकलन को आगे बढ़ाता है, जिसकी संभावना 6.5% या 7% तक जाती है, तो वहां से आप 2 बड़े संकेत ले सकते हैं। पहला संकेत है कि इसी अनुपात में समानुपातिक आधार पर भारत में ब्याज दरें बढ़ेंगी, लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी की जाएगी। पहली चीज ये। दूसरी चीज है कि इसी का सीधा रिफ्लेक्शन हमको बॉन्ड यील्ड्स में दिखाई देगा, यानी जो बॉन्ड मार्केट है जहां से सरकार और बैंक्स और बाकी लोग पैसे उठाते हैं, वहां भी इस महंगाई में के बढ़ने के आकलन से का असर हमें दिखाई देगा। और तीसरी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वजह यह कि इस पर निगाह हमारी और भारत के हर व्यक्ति की होगी जो ये समझना चाहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगले 4-5 महीने कैसे होने वाले हैं, 6 महीने, जिस पर अभी हमने ग्रोथ पर चर्चा की है। वो ये कि इस आकलन का आधार क्या है। यह आकलन हमें संकेत देगा कि रिजर्व बैंक कच्चे तेल की कीमतों का अधिकतम स्तर क्या आंक रहा है। वो उसे लग रहा है कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें $100-110, $120 पर बैरल के आसपास लंबे समय तक बनी रहेंगी। एक दूसरी चीज है कि ये जो डिमांड खाने वाली महंगाई है, मांग को खत्म करने वाली महंगाई है, जो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, ये कितना और समय तक बनी रहेगी, सप्लाई चेन की समस्याएं किस समय तक बनी रहेंगी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारत के महंगाई के ढांचे में हम बार बार अलग अलग मनी सेंट्रल के कार्यक्रमों में आपसे चर्चा करते रहे कि भारत के महंगाई के ढांचे में सबसे जिद्दी कोर इन्फ्लेशन है, क्या उसकी ताकत और बढ़ गई है इस पिछले महीनों में? और अगर उसकी ताकत और बढ़ गई है तो ये जो महंगाई के आकलन में बढ़ोतरी आएगी वो क्या कोर इन्फ्लेशन की वजह से आएगी, और कोर इन्फ्लेशन ऐसी इन्फ्लेशन है जिसको कम करना मुश्किल होता है। तो इसलिए अब इस बार आप ब्याज दरों में बढ़ोतरी के जो आकलन बार्कलेज ने दिए हैं 40 से 50 बेसिस पॉइंट के, उसके साथ ये भी देखिए कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी कितनी लंबी हो सकती है और रिजर्व बैंक अब महंगाई को कम करने के लिए अगला लक्ष्य क्या रखना चाहता है। और बढ़ती महंगाई केवल रिजर्व बैंक की चिंता नहीं है, बढ़ती महंगाई स्टॉक मार्केट की भी चिंता है। बाजार में गिरावट के कई कारणों में से एक बड़ा कारण बढ़ती महंगाई और उसके कारण कंपनियों के घटते मार्जिन भी हैं। कहां तक गिर सकता है बाजार, कब थमेगी ये गिरावट, इस सबको संजोया है हर्ष चौहान की इस स्पेशल रिपोर्ट में जो आपके लिए लेकर आया मनी 9। देश का शेयर बाजार एक गिरती छुरी की तरह हो गया है। गिरावट पर खरीदारी करने के लिए निवेशक जहां मौका लपकते हैं वहां से और बिकवाली शुरू हो जाती है। निफ्टी ने 8 महीने पहले जिस रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ था वहां से बाजार 13% टूटकर ऐतिहासिक गिरावट की तरफ बढ़ रहा है। बीते 3 दशक में शेयर बाजार में ऐसा 19 बार हुआ है जब लंबी गिरावट में बाजार 10% से ज्यादा टूटा हो, और उन 19 मौकों में इस बार की बिकवाली 7वें नंबर पर है। माहौल ऐसा बन चुका है जिसमें रिकवरी की उम्मीद कम हो गई हो। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने तो यहां तक बोल दिया कि निफ्टी 14,500 का स्तर दिखा सकता है, यानी मौजूदा स्तर से और 10% गिरावट।
रूस यूक्रेन युद्ध से बड़ी अनिश्चितता, महंगाई की टेंशन, ब्याज दरों में हो रही बढ़ोतरी और आर्थिक मंदी के डर से विदेशी निवेशक भी अपना माल बेचने में लगे हुए हैं। अक्टूबर से अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में इतने शेयर बेच चुके हैं जितने 2014 से 2020 तक खरीदे भी नहीं थे। बीते 8 महीने में विदेशी निवेशकों ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की है, जबकि 2020 तक 6 साल में 2.2 लाख करोड़ रुपए निवेश किया था। इस बिकवाली में सबसे ज्यादा नुकसान आईटी शेयरों को उठाना पड़ा। रिकॉर्ड ऊंचाई से आईटी इंडेक्स 28% टूट चुका है। ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन और नोमुरा ने इस इंडेक्स को डाउनग्रेड करते हुए अंडरवेट भी कर दिया है। हालांकि कमजोर होते बाजार को मेटल शेयर काफी समय से मजबूती दे रहे थे, लेकिन स्टील पर 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी के सरकारी फरमान ने खेल बिगाड़ दिया और मेटल इंडेक्स 24% टूट गया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि क्या गिरावट का ये सिलसिला थमेगा? जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली थमने से बाजार को कुछ सहारा मिल सकता है। हालांकि उसमें भी रिजर्व बैंक और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जून पॉलिसी को देखना होगा। विनोद का मानना है कि सरकार ने महंगाई को काबू करने के लिए हाल में जो कदम उठाए हैं वे शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव हैं। मनी 9 की सलाह है कि अनिश्चितता के इस माहौल में निवेशक आईटी, मेटल, फार्मा, एफएमसीजी, सीमेंट और मेडिकल डायग्नोस्टिक शेयरों में नई पोजीशन लेने से परहेज करें। हालांकि बैंक, ऑटो, पावर और एनर्जी सेक्टर के चुनिंदा शेयरों में पोजीशन ली जा सकती है। मनी 9 के लिए हर्ष चौहान। सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात से ये शुरू हुआ पैकेज कि ये उल्टी गिरती छुरी की तरह, जहां पकड़ो लगता है यहाँ थमेगी और गिरने लगता है हाथ पे, मतलब जो निवेशक हैं उनके हाथ कट जाते हैं एक तरह से। क्यों मोमेंटम नहीं बन पा रहा है? क्योंकि सर ठीक है एफआईआईज नहीं है, लेकिन घरेलू निवेशक तो लगातार पैसा लगा रहे हैं, वो तो हर महीने अपना सिप कटवा ही रहे हैं और बाजार में पैसा आ रहा है, तो तेजी का मोमेंटम क्यों नहीं है? शुभम, बाजार आमतौर पर फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। शेयर बाजार हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड है और शेयर बाजार में फ्यूचर के आकलन हर निवेशक की अपनी अपनी एपेटाइट और प्लान के आधार पर होते हैं। तो हमारे पास तो निवेशकों के बहुत सारे वर्ग हैं, पर अगर आप घरेलू और विदेशी निवेशकों को अलग अलग करके देखें जो बाजार के बड़े प्लेयर हैं, उनमें विदेशी निवेशक हमेशा तेजी को लीड करते हैं क्योंकि वो लंबे समय की खरीदारी का भरोसा पैदा करते हैं। हम और आप जो एसआईपी करने वाले लोग हैं वो इतनी जल्दी अपनी एसआईपी बंद नहीं करा सकते क्योंकि हमारे पास से तो एसआईपी जा रही है, बाजार में पैसा जा रहा है, वो जाता रहेगा। धीमे धीमे ये दिख रहा है कि जिसके कई सारे कारणों पर हमने चर्चा इससे पहले ही 1 मिनट पहले 2 मिनट पहले की है। महंगाई है, रुपए में गिरावट की बात है। महत्वपूर्ण बात है कि बाजार अब ट्रेडर्स का मार्केट हो गया, इन्वेस्टर्स का मार्केट नहीं बचा है। ट्रेडर्स का मार्केट इसलिए क्योंकि बार्गेन हंटिंग चल रही है। या तो कोई पर्सन अपने रिस्क कवर करने के लिए, लॉस कवर करने के लिए खरीदारी कर रहा है, या वो तत्काल क्विक मुनाफा कमाने के लिए, क्विक प्रॉफिट बुकिंग के लिए कर रहा है। और जो आपने कहा ना कि गिरती छुरी है, तो उस छुरी में जब तक वो आपके हाथ तक आए तब तक आप उससे जितना पैसा निकाल सकें निकाल लें। तो हमें वो बार्गेन हंटिंग दिखती है और इसलिए बाजार जो है वो साइडवेज मूव करता है। 2-3 दिन गिरता रहता है, फिर 200-300 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ खरीदारी आती है और फिर वापस मुनाफा वसूली आ जाती है। ये दिशाहीनता की स्थिति है और दिशाहीनता की स्थिति हमेशा ट्रेडर्स के लिए तो अच्छी होती है क्योंकि उनको प्रॉफिट मुनाफा होता है, पर निवेशक या तो इस पर ठहर जाते हैं या तो वो बिकवाली नहीं करते, रुक जाते हैं। क्योंकि छोटा निवेशक इतनी जल्दी बिकवाली नहीं करेगा, उसे उम्मीद है कि वो आने वाले समय में 6 महीने में, साल भर में बाजार बेहतर होगा, तब उसे रिटर्न आएगा और वो लॉस पर नहीं करेगा। दूसरी चीज़ है कि ऐसी बाजार में अनसर्टेनिटी के बाजार में एंट्री भी मुश्किल होती है क्योंकि आप ये फैसला नहीं ले सकते कि आप बाजार में एंटर कैसे करें। जो स्टार स्टॉक्स हैं, जो मल्टी बैगर्स स्टॉक्स हैं, वो जब 10-10%, 12-12% के डिस्काउंट पर हैं, तो क्या ये कौन बताएगा कि उनका एंट्री का सही लेवल है? इसके नीचे वो स्टॉक और नहीं जाएगा। और इसे हम विस्तार से अलग अलग कार्यक्रमों में देखते भी रहे हैं। तो अगर आप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को देखें जो आमतौर पर रिसेशन प्रूफ हैं, उनके जो फंडामेंटल्स हैं वो रुपए की गिरावट से मैच नहीं करते। अगर आप बाजार में एफएमसीजी स्टॉक्स को देखें जिनमें आपको ये उम्मीद होनी चाहिए कि बाजार में डिमांड बढ़ रही है, कोविड के बाद डिमांड आ रही, तो उनमें गिरावट दिखती है क्योंकि महंगाई वहां पर खड़ी हुई। तो जितने भी पॉजिटिव ट्रिगर शुभ में स्टॉक्स में हो सकते हैं, उसके पड़ोस में उसका नेगेटिव ट्रिगर भी खड़ा हुआ है। एफआईज नेगेटिव ट्रिगर रूपी की कमजोरी, टेक्नोलॉजी स्टॉक बाजार में पूरी दुनिया की में मंदी का खतरा। तो अगर आप इसे देखें तो इसलिए बाजार थोड़ा सा जोखिम भरा और रिस्की है।
म्यूचुअल फंड निवेशक हैं तो बने रहिए, पर अगर वैसे बाजार में सीधे प्रवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के फैसला लीजिए, क्योंकि जो बात शुभम ने कही कि गिरती छुरी है और ये हाथ को फिलहाल अभी कुछ समय तक काटती रहेगी, ऐसा लगता है। बिल्कुल, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आकलन जो हर्ष चौहान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 14,500 तक निफ्टी पहुंच सकता है। ये आकलन वाकई चिंता वाले कि यहाँ से 10% की और गिरावट बड़ी एजेंसियां देख रही हैं। अगली खबर सरकारी बैंकों से जुड़ी। सरकारी बैंकों से इस साल सरकार को रिकॉर्ड कमाई हुई है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 12 में से 9 सरकारी बैंकों ने सरकार को 7,867 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है, लाभांश दिया है। इसमें सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 3607 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक ने 1084 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है। वित्त वर्ष 2021 में यानी इससे पहले सिर्फ 2 बैंकों ने, इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही डिविडेंड दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकारी बैंकों की स्थिति सुधरी है, उनके फंसे हुए कर्ज कम हुए हैं। यही वजह है कि बैंकों की तरफ से सरकार को मिलने वाला डिविडेंड बढ़ा है। सर, कितनी राहत की खबर है ऐसे समय में जब आरबीआई से जो मिलने वाला लाभांश था वो 10 साल के निचले स्तर पर है, 10 साल में सबसे कम है, और डिसइन्वेस्टमेंट पे गाड़ी कहीं बहुत तेजी से दौड़ती दिख नहीं रही है। बैंकों की स्थिति सुधरी है या नहीं ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि एनपीएस के नए आंकड़े आ गए हैं। हमने अभी कल ही बात की कि बैंक्स को एनपीए की नई लॉट उनके खाते में जमा होने वाली है, पिछले एनपीएस की रिकवरी की समस्या है। इस बार चूंकि जो बात शुभम आपने इंडिकेट की कि आरबीआई का 30,000 करोड़ का केवल डिविडेंड आया, इस साल नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रिड्यूस करके 1 लाख करोड़ से पिछले साल का 74,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू सरकार के बजट का वो हिस्सा होता है जो आमतौर पर लाभांश और बाकी चीज़ों से आता है। तो जो बचा हुआ हिस्सा है लाभांश का, जो आरबीआई से नहीं मिलेगा, उसे निकालने के लिए सारे बैंकों से थोड़ा थोड़ा, किसी ने 200 करोड़ दिया है, किसी ने 300 करोड़ दिया है, किसी ने 400 करोड़ का दिया, बड़े बैंक ने बड़ा डिविडेंड दिया है। सरकार की कोशिश ये रही है कि किन बैंकों से कितनी चीजें निकाल ली जाए, लेकिन इसके बाद भी अगर ओवरऑल टोटल आप डिविडेंड देखें तो 7,867 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए, तो कोई बहुत बड़ी रिलीफ नॉन टैक्स रेवेन्यू में सरकार को इस डिविडेंड से नहीं मिली है। लेकिन इसे 2 संकेत निकलते हैं कि एक तो ये जो संकेत आपने कहा कि सरकार को लग रहा है कि बैंकों की स्थिति सुधरी है, हालांकि ये पैराडॉक्सिकल है क्योंकि बैंक तो नए एनपीए की तरफ देख रहे हैं, ब्याज दरें बढ़ने के साथ उनके क्रेडिट की डिमांड गिरने की संभावना है। ये चीज़ ये पहलू हमें इसमें ध्यान रखना होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को बैंकों की से मिलने वाले लाभांश से कम थोड़ी सी राहत नॉन टैक्स रेवेन्यू के स्तर पर मिल सकती है, लेकिन इससे जो राजस्व की कमी है या जो सरकार को अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसमें बहुत ज़्यादा कुशन मिलने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। बिल्कुल, अंशुमान सर की बात पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर स्थिति सुधरी दिख भी रही है तो 19,000 करोड़ के जो एनपीए खड़े हैं उसके बाद स्थिति उतनी सुधरी रह नहीं जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगली खबर मॉनसून की, जो इस बुलेटिन की मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट खबर है। केरल के तट पर मानसून की दस्तक अनुमान से लेट हो सकती है। मौसम का आकलन करने वाली निजी संस्था स्काईमेट वेदर ने 26 मई को मानसून पहुंचने का अनुमान लगाया था और मौसम विभाग का अनुमान यह था कि 27 मई को पहुंच जाएगा, लेकिन मानसून अभी तक नहीं पहुंचा है। मानसून पहुंचा कब माना जाता है ये मैं आपको बता दूं कि जब केरल में 11 अलग अलग केंद्रों में 10 मई के बाद लगातार 2 दिन तक 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात दर्ज की जाए, तब माना जाता है कि मानसून पहुंच गया। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें और होती हैं उस आकलन के लिए। वो क्या होती है? हवाओं का रुख कैसा है और आसमान में बादलों की स्थिति क्या है। मानसून कब पहुंचेगा, कितना लेट हो सकता है, लेट क्यों हुआ है, ये सारी जटिल चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझा रहे हैं स्काईमेट के एक्सपर्ट महेश पालावत। देखिए ये वीडियो। मानसून के बारे में बात करेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून किस तरह से आगे बढ़ेगा और किस डेट के आसपास ऑनसेट करेगा केरल में। हालांकि इस समय 2 विपरीत खबरें हैं मानसून के लिहाज से। एक अच्छी खबर यह है कि मानसून समय से पहले या समय के आसपास ही केरल पर दस्तक देगा, और दूसरी खबर यह है कि जैसा पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और बहुत ही धुआंधार शुरुआत करेगा, तो उस तरह का एपिसोड अब दिखाई नहीं दे रहा है। 26 मई को इस जगह पहुंचा है, यानी मालदीव को उसने कवर कर लिया है, साउथ ईस्ट अरेबियन सी को कवर कर लिया है, श्रीलंका तक पहुंच गया है। और लेकिन अभी अगर देखें तो जो पूर्वी इलाका है बंगाल की खाड़ी में, ये जो लाइन है 26 तारीख की, उससे थोड़ा सा पीछे है। हालांकि इसने जो समय से पहले ये जो इसकी पश्चिमी आर्म है वो समय से पहले आगे बढ़ रही है। अब इसके लिए
दो तीन क्राइटेरिया होते हैं कि मानसून किस तरह से आगे बढ़ता है, और जब केरल में ऑनसेट के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं वो ये हैं कि 14 स्टेशन हैं, जो जिसमें से कि 2 लक्षद्वीप में हैं, मिनिकॉय और एमनी, और एक कर्नाटक में है मैंगलोर, और बाकी 11 स्टेशन केरल में है। इन 14 स्टेशंस में से अगर 60% जो स्टेशन है उसमें 10 मई के बाद लगातार 2 दिन 2.5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश होती है तो मानसून डिक्लेयर हो जाता है दूसरे दिन। ये क्राइटेरिया है एक। इसमें देखिए कि जो सरफेस विंड है वो 15 से 20 नॉट और 25 नॉट तक हैं, जो हमने बताया था कि 5 से लेकर के 5 लैटिट्यूड से लेकर के 10 और 70 से 80 के बीच में। तो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने की कगार पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि जो मानसून है वो समय पर आगे बढ़ेगा, समय से पहले आगे बढ़ेगा, लेकिन इसका जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होंगी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका के ऊपर इनिशियल पीरियड में। महाराष्ट्र वगैरह के आसपास जो मानसून की प्रोग्रेस पहले दिखाई दे रही थी कि समय से काफ़ी पहले पहुंचेगा, तो वो समय पर ही पहुंचने की उम्मीद अभी दिखाई दे रही है। यानी कि जून के सेकेंड वीक में ही महाराष्ट्र तक पहुंचेगा और कर्नाटका के कई इलाकों को कवर करेगा, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों को कवर करेगा। लेकिन जो जून और जुलाई का जो मानसून की रेन है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आगे कई पैरामीटर, वेदर पैरामीटर्स हैं, ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, लानीना अभी बना हुआ है और वो धीरे धीरे न्यूट्रल कंडीशन में जाएगा। तो ये सारे जो वेदर पैरामीटर्स हैं इसके कारण मानसून की बारिश धीरे धीरे बढ़ेगी और अच्छी हो जाएगी। सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कही वो ये कि जो धुआंधार उम्मीद थी कि आएगा और चलता रहेगा, आने वाले दिनों में उसकी स्पीड कम हो सकती है, ये स्काईमेट का अनुमान है। भारत का मौसम विभाग क्या कह रहा है? शुभम, मानसून इसलिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि मानसून को लेकर हमेशा भारत की अर्थव्यवस्था में उसके बहुत सारे बड़े आयाम हैं और हमारे तजुर्बे मानसून के साथ बड़े खट्टे मीठे रहे हैं। पिछले साल का भी तजुर्बा है और जो महेश पालावत जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसे हम और खोलकर समझने की कोशिश करेंगे अगले सवाल के जवाब में कि महेश पालावत हमें बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, मौसम विज्ञानी बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने आज सुबह अलग अलग जगह जिस तरीके की खबरें आई ये कहा है कि मानसून 27 मई की जगह 1 जून को पहुँचेगा, उनका जो रिवाइज्ड अनुमान है। हालांकि उनका कहना यह है कि 27 मई वाला जो पुराना अनुमान था उसमें 1 हफ्ते के आगे पीछे होने की संभावना हमेशा जाहिर की जाती है। यानी अगर हम आप माने कि मानसून की 26 मई की तारीख तो निकल गई, जो 26 मई की तारीख जिस दिन मानसून को ऑनसेट होना चाहिए था केरल में, अब इसके बाद 2, 3, 4 दिन जो भी लेट होगा ये डिले ग्रेजुअली बाकी जगह आने वाले समय में प्रभावित करेगा। तो मौसम विभाग भी कमोबेश इस बात से सहमत है कि मानसून का ऑनसेट उस पहले तो एडवांस नहीं हुआ, समय से पहले नहीं हुआ, जो एक अच्छी बात मानी जाती, जो सबसे शुभ संकेत माना जाता है कि मानसून समय से पहले आ गया तो इसलिए उसकी स्पीड तेज होगी। दूसरा जो चिंता वाला फैक्टर है कि मानसून समय पर नहीं आया। अब तीसरा फैक्टर हम उम्मीद कर सकते हैं, हम होप कर सकते हैं कि ऐसा ना हो कि मानसून में देर ना हो जाए। तो देर तो हो गई है, लेकिन अगर 1 हफ्ते तक की देर भी होती है तो जैसा स्काईमेट का कहना है या मौसम विभाग का कहना, दोनों का मानना है कि 1 हफ्ते तक की देर ये ऑनसेट के लिहाज से सहनीय है। ऑनसेट के लिहाज से जब मानसून की शुरुआत के हिसाब से सहनीय। मानसून लगभग आधे यू के आकार में बढ़ता है, भारत को कवर करता है नीचे से इस तरह से और उसके बाद बे ऑफ बंगाल से बाकी हिस्सों में कैरी करता है। और ये जो आधे यू के आकार की ग्रोथ है मानसून की, ये भविष्य में उन हिस्सों में बारिश की रफ्तार को तय करती जहां से सूखे के खतरे सबसे ज्यादा होते हैं। सर, अगर मान लीजिए कि ये अब जो आपने आशंका जाहिर की है देरी हो जाती है मानसून में, तो ये कितनी बड़ी चिंता है? कहाँ कहाँ इसका असर दिखेगा? अगर आप स्काईमेट के आकलन को लें, स्काईमेट का चार्ट आप ध्यान से देखें, जो स्काईमेट ने आपको चार्ट के साथ दिखाने की कोशिश की है, हमें पिछला साल याद आता है। पिछले साल भी साउथ वेस्ट मानसून के साथ यह समस्या हुई थी कि उसका ऑनसेट ठीक था, फिर उसके बाद 3-4 हफ्ते तक एक हाइटस आया था, एक गैप आया था, एक पॉज आया था मानसून में, और उस पॉज ने भारत के कई सारे इलाकों में बारिश की कमी पैदा कर दी थी। तो ओवरऑल मानसून तो नॉर्मल था, लेकिन बहुत सारे इलाकों में डिफिशिएंट रेन थी। करीब 694 टोटल डिस्ट्रिक्ट में 42% हिस्से ऐसे थे जिसमें पिछले साल मानसून के पीक सीजन के दौरान बारिश नहीं हुई थी या बारिश सामान्य से कम हुई थी। जब मानसून का ऑनसेट लेट होता है, अंदाज जो पुराना है, क्योंकि मौसम के मामले में बहुत सारी भविष्यवाणियां सही होती हैं, बहुत सारी नहीं होती, लेकिन अगर पिछले साल के आंकड़े पे देखें तो पिछले साल जब मानसून में की रफ्तार धीमी पड़ी थी तो उसका असर हमें खासतौर पर खरीफ सोइंग जोन पर दिखाई दिया था। और क्योंकि भारत में धान की फसल के लिए, तिलहन की फसल के लिए खरीफ सबसे महत्वपूर्ण फसल है और खरीफ
अधिकांशतः मानसून पर निर्भर है। तो जो बात महेश पालावट कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का इलाका बार बार क्यों जिक्र किया जाता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है ड्राउट का, हमेशा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के इलाकों का। तो अगर वहाँ समय से मानसून नहीं पहुँचता, लेट पहुँचता है, तो मानसून के कमज़ोर होने का खतरा बढ़ जाता है। और इसलिए पिछले साल का जो आकलन है वो बताता है कि अगर ये कोई हाइटस जैसी स्थिति बनती, अभी पता नहीं है, मौसम विभाग मानसून के ऑनसेट के बाद अपना अगला पूर्वानुमान जारी करेगा, तब हमें पता चलेगा कि मानसून की रफ्तार कैसी है और किस जगह कहां पहुंचेगा। और वो जो ट्रैजेक्टरी है ना, वो जो चार्ट है कि किस जगह कहां पहुंचना चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑनसेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र में बारिश कब शुरू होगी, मध्य प्रदेश में बारिश कब शुरू होगी, क्योंकि सोइंग का, बुवाई का बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मानसून की पहुंच या आवक कैसे होती। तो इसलिए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि शायद बादल मेहरबानी बनाए रखेंगे, देर से ही सही लेकिन ठीक से बरसेंगे। बिल्कुल। और महाराष्ट्र का जैसा जिक्र किया अंशुमान जी ने, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ऑयल सीड हो, कॉटन हो, सारी बड़ी फसलें खरीफ की वहाँ पर हैं। इसीलिए शायद पालावत जी या अंशुमान जी सारे लोग महाराष्ट्र को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की पेशकश मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे सोमवार को शाम 7 बजे, उससे पहले इकोनॉमिक में मुलाकात होगी 11:15 बजे रविवार को। सर, इस बार हम क्या चर्चा करने वाले हैं? इकोनॉमिकम में इस बार हम आपको बताएंगे कि सरकार की नज़र दरअसल टैक्स पर होती कहाँ है और क्यों महंगाई से राहत आपको नहीं मिलती है। महंगाई के कारखाने टैक्स के जरिए चलाए जाते हैं और वो टैक्स के कारखाने लगे हुए कहाँ हैं। भारत की ऊर्जा इकोनॉमी पर सरकार अपने टैक्स के लिए कितनी निर्भर है और वो किस तरह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था में टैक्स के तौर पर, महंगाई के तौर पर फैलती है। हम बताएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार आखिर ऊर्जा पर टैक्सेशन को लेकर, एनर्जी पर टैक्सेशन को लेकर इतनी निर्भर क्यों है। बिल्कुल, यानी कि अंशुमान जी ने बताया कि ये टैक्स के कारखाने कहाँ लगे हैं जहाँ से महंगाई पैदा हो रही है। ये आपको पता चलेगा रविवार को 11:15 बजे इकोनॉमिकम में। जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ इकोनॉमिकम में। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगली मुलाकात आपसे सोमवार शाम 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।